वेलकम दोस्तों। लर्निंग विथ राहुल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अविकारी शब्द। देखिए, अविकारी शब्द का पूरा हिस्सा हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें 4 हिस्से आपको मिलेंगे। पहला है क्रिया विशेषण, और दूसरा रहेगा आपका संबंध बोधक अव्यय, तीसरा रहेगा समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा रहेगा विस्मयादि बोधक अव्यय। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए वीडियो को शुरू किया जाता है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उसको पढ़ने से पहले पहले ये जान लीजिए कि शब्द को विकारी और अविकारी, जो निरर्थक शब्द वाला सार्थक शब्द वाला हिस्सा था, विकारी अविकारी, जब शब्द भेद आपको पढ़ाया गया था दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। अगर आप शब्द भेद नहीं पढ़े हैं तो पीछे जो वीडियो है ना, उस वीडियो में जा करके आप शब्द भेद को पढ़ सकते हैं। वहां से समझिएगा कि शब्द भेद क्या है। ठीक है, जब हम लोग बांटे थे कि सार्थक और निरर्थक शब्द बांटा गया था, तो फिर उसका निरर्थक में 2 भेद हुए थे ना, विकारी और अविकारी। और विकारी के अंतर्गत संज्ञा आ रहा था, सर्वनाम आ रहा था, विशेषण आ रहा था, क्रिया आ रही थी। उसी तरह से अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण आ रहा है, संबंध बोधक आएगा, समुच्चय बोधक आएगा और विस्मयादि बोधक आएगा। तो विकारी वाला पूरा पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम लोग अविकारी की तरफ आ चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू किया जाए। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? नाम से ही स्पष्ट है। नाम, देखिए हिंदी में नाम पे बहुत फोकस करना है आपको। क्रिया विशेषण, विशेषण का मतलब विशेषता बतलाने वाला, लेकिन किसकी विशेषता? क्रिया की विशेषता। तो ऐसा शब्द होगा जो क्रिया की विशेषता प्रकट करता होगा, तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण शब्द को अविकारी विशेषण भी कहा जाता है। जैसे कि एक सेंटेंस लिख दिया गया, तेज चलो, तो इसमें चलो जो है दोस्तों क्रिया है, लेकिन क्रिया के साथ एक शब्द लग गया है तेज, तो इसका मतलब कहा जा रहा है कि चलो, लेकिन कैसे चलो? तेज चलो। तो ये क्रिया की क्या किया? विशेषता बतला दिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं क्रिया विशेषण के भेद। देखिए, अर्थ के आधार पर ना क्रिया विशेषण को 4 भागों में बांटा जाता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। नाम से ही सब कुछ क्लियर होने वाला है। पहला इसका भाग है स्थानवाचक, दूसरा भाग है कालवाचक, तीसरा भाग है परिमाणवाचक और चौथा भाग है रीतिवाचक विशेषण। तो ये 4 भागों में बांटा गया है। आइए इन चारों के बारे में थोड़ा पढ़ लिया जाता है, समझ लिया जाता है। जो पहला है स्थानवाचक विशेषण। ठीक ना, नाम से क्लियर है कि स्थान की विशेषता बतलाएगा। ठीक ना, क्रिया में जो स्थान है या फिर जो जगह है उससे संबंधी विशेषता बतलाएगा। इसे हम लोग कहेंगे स्थानवाचक विशेषण। जैसे इसमें शब्द है, कुछ शब्द याद रखिएगा, वहाँ, वहाँ, कहाँ, वहीं, हर जगह, सर्वत्र, बाहर भीतर, यहाँ, जहां तहां, आगे पीछे, ऊपर नीचे, कहीं कहीं, अन्यत्र। ये जो शब्द हैं ये स्थान की विशेषता बतलाते हैं। तो ऐसे विशेषण को हम लोग स्थानवाचक विशेषण कहते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, स्थानवाचक विशेषण से कहाँ का उत्तर मिलता है। अगर आप सेंटेंस में कहाँ लगाएंगे तो कहाँ का उत्तर आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए समझिएगा। जैसे स्थानवाचक को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। क्या याद रखना? स्थान की विशेषता बतलाएगा। दूसरी बात, कहाँ से अगर आप प्रश्न करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। स्थानवाचक को कुल 2 भागों में बांटा गया। इसके 2 भेद होते हैं, एक स्थितिवाचक और दूसरा होता है दिशावाचक। स्थितिवाचक का मतलब आपकी पोजीशन को, स्थिति को बताएगा, जैसे यहाँ, भीतर, वहाँ, बाहर, ये सब क्या स्थिति है। लेकिन दिशा का मतलब जैसे इधर उधर, बाएं दाएं, ऊपर नीचे, ये सब कह दिया गया, तो ये सब क्या है दोस्तों? दिशावाचक हो जाते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण है कि तुम अपने दाहिने ओर गिर जाओ। तुम अपने दाहिने ओर
गिर जाओ। अब यहां से पूछा जाए कहाँ लगा के, तुम कहाँ गिर जाओ, तो आ गया कि अपने दाहिने ओर, स्थान की विशेषता हो गई, लेकिन स्थान में भी ये दिशा को बता रहा है, तो यहाँ पे दिशावाचक विशेषण होगा। ठीक है, मैं बाहर खेलता हूं, अभी समझिएगा बाहर को किस में हम लोग लाएं, बाहर स्थितिवाचक में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे देखिए लिख दिया गया कि मैं बाहर खेलता हूं, तो कहां से प्रश्न पूछो, मैं कहां खेलता हूं, तो आंसर आ गया कि बाहर। तो बाहर क्या हो गया आपका क्रिया विशेषण। सीमा मुझसे बहुत दूर बैठी है, तो अभी पूछो सीमा कहाँ बैठी है, तो इसका मतलब बहुत दूर बैठी है। ठीक है, तो कहाँ जब भी लगा के आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको स्थानवाचक विशेषण निकल के आएगा। जैसे हम छत पर सोते हैं, तो पूछ देगा कि हम कहाँ सोते हैं, छत पर सोते हैं, आंसर आ गया ना छत पर। तो ये आपका क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बतलाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। और इसमें जो दूसरा भाग होता है ना, कालवाचक विशेषण। ठीक है, स्थानवाचक तो समझ में आ गया, कालवाचक, काल का मतलब होता है दोस्तों समय, तो ये समय संबंधी विशेषता बतलाएगा। पहली बात जैसे कह दिया गया अब, कब, ये सब है ना, परसों, अभी अभी, कभी कभी, तब, जब, आज, स्किप मत करिए, इसको देखिए, बोलिए, कल, कभी न कभी, सदा सर्वदा, ज्यों ही, आजकल, रात भर, घड़ी घड़ी, त्यों ही, एक बार, ये सब जो शब्द है ना दोस्तों, ये क्या बताते हैं, समय बताते हैं। तो इन सबको क्या कहेंगे, कालवाचक विशेषण कहते हैं। और सबसे बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी है कि जब आप प्रश्न में जैसे सेंटेंस दिया गया है ना, अगर उससे आप कब लगा के उत्तर पूछेंगे, क्या लगा के दोस्तों, कब लगाएंगे और प्रश्न करेंगे ना, तो आपको उत्तर मिलेगा। ठीक है, जैसे कालवाचक को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, 3 भागों, इसको बहुत ज्यादा फोकस मत करिए, बस समझिएगा। कालवाचक के 3 भेद हैं, समयवाचक, बारंबारतावाचक और अवधिवाचक। देखिए, समयवाचक का मतलब जो समय से संबंधित हो, जैसे आज, अभी, तुरंत, परसों, कल, ये सब समय से संबंधित हो गया। बारंबारता का मतलब जहां पे रिपीटेशन होने की संभावना, जैसे कई बार, हर बार, प्रतिदिन, ये सब रिपीटेशन दोहराया जा रहा है। ठीक ना। अवधिवाचक का मतलब है कि रात भर, समय लेकर के, उसमें कुछ न कुछ समय फिक्स हो, अभी अभी, दिन भर, आजकल, नित्य, रोज। तो ये सब कालवाचक के उदाहरण हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या लगाना है, कब लगाना है, कब लगा करके आपको प्रश्न करना है। देखिए, वह शाम को खेलता है, तो मैं पूछ रहा हूं कि वह कब खेलता है, भाई कब खेलता है, तो आप बोलेंगे कि शाम को खेलता है। कब खेलता है, शाम को खेलता है। ठीक है, फिर उसके बाद रामू कल मेरे घर आया, तो मैं पूछूंगा कब, रामू कब मेरे घर आया, तो कल। जो आंसर मिल रहा है वो आपका हो गया कालवाचक विशेषण। ठीक ना। परसों बरसात होगी, कब बरसात होगी, तो आप बोलेंगे परसों बरसात होगी। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो भाग है हमारा, वो है दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। हाँ देखिए, ये तो बहुत इजी वे में आप समझिएगा। परिमाण यानी कि माप तौल से संबंधित होगा, परिमाण संबंधी यानी कि नाप तौल की विशेषता बतलाता है। जैसे इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, उतना, जितना, इतना, बारी बारी, पूर्णतया, जहां तक, बिल्कुल, क्रमशः, कितना, अधिक, पर्याप्त, काफी, कुछ, लगभग, जरा। अब हाँ, ये तो आप उदाहरण समझ, लेकिन इसमें किसका उत्तर मिलेगा, यहां पर भी कब से अगर आप प्रश्न करेंगे तब आपको उत्तर मिलता है। ठीक है, इसको 5 भागों में बांटा गया है, परिमाणवाचक को 5 भागों में बांटा गया है। पहला न्यूनता बोधक, न्यूनता बोधक मतलब कम या कम की बात, जैसे थोड़ा, जरा, किंचित, कुछ, ये सब न्यूनता बोधक में आएंगे। तुलना बोधक वाले में जैसे तुलना कर दी जाए, अधिक, कम, उतना, इतना, जैसे राम को अधिक मिला, तुलना हो गई। ठीक ना। अधिकता बोधक में जहां पर न्यूनता बोधक का उल्टा रहेगा, अधिकता बोधक खूब,
अत्यंत, बहुत, अति, ये सब न्यूनता बोध अधिकता बोधक में आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप समझिएगा चौथा प्रकार जो इसका ये पर्याप्ति बोधक। पर्याप्त बोधक में आपका यथेष्ट, काफी, बस, ठीक आदि शब्द आते हैं। श्रेणी बोधक में तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, बारी बारी जो रिपीट किए जाते हैं शब्द वो आते हैं। ठीक ना, जैसे उदाहरण समझिए, उदाहरण है कि आदित्य बहुत ज्यादा दौड़ता है, या फिर राहुल थोड़ा अधिक खाओ। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। राहुल थोड़ा अधिक खाओ, परिमाण वाचक में समझिएगा। अब यहाँ पे जो शब्द है ना, समझिए, थोड़ा ये शब्द या फिर बहुत ये शब्द, आनंद उसके दोस्त से ज्यादा पढ़ता, ये सब, अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली, शुभम अधिक खाता, ये सब जो शब्द आ रहे हैं ना दोस्तों, ये क्या हो रहा है कि ये आपको बताएंगे कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे शब्द परिमाण को बता रहे हैं, नापतोल से संबंधित है, तो इस वजह से यहाँ पे परिमाण वाचक विशेषण होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो चौथा भाग है इसका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं ये समझिएगा। ठीक है, रीति संबंधी विशेषता प्रकट होती है। किससे संबंधी? रीति संबंधी विशेषता। जैसे रीतिवाचक विशेषणों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, रीति संबंधी विशेषता प्रकट होती है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या होता है, कैसे हम जानेंगे इस क्रिया विशेषण में। अगर आप कैसे शब्द से प्रश्न करेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, इसके भी कई प्रकार हैं। जैसे रीतिवाचक को निम्न प्रकार से बांटा गया है। पहला है निश्चय बोधक, जहां पे निश्चय बोधक यानी कि कन्फर्म हो करके बात कही जाए, जैसे निस्संदेह, सचमुच, जरूर, अलबत्ता, दरअसल, वस्तुतः, बेशक, अवश्य, सही, यथार्थ, ये सब जो शब्द ये निश्चय बोधक में आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रकार बोधक किसे कहेंगे? प्रकार बोधक जैसे ऐसे, धीरे धीरे, वैसे, कैसे, मानो, स्वयं, परस्पर, ये सब जो शब्द हैं ये प्रकार बोधक में आएंगे। ठीक, और जिसमें अनिश्चितता का बोध हो यानी कुछ न कुछ संभावना हो, अनिश्चय बोधक में आएंगे, जैसे शायद, कदाचित, संभव, प्रायः, ये सब क्या है? अनिश्चितता बोधक है। अवधारणा बोधक क्या होते हैं? इसमें जो आएंगे वो होगा भी, मात्र, ही, ये सब जो है अवधारणा बोधक में है। स्वीकार बोधक, जहाँ पे स्वीकार करने की बात होगी वहां पे स्वीकार बोधक, जैसे ठीक, सच, हाँ, हाँ जी, ये सब स्वीकार बोधक है। निषेध बोधक, जहाँ पे क्या किया जाए? विरोध किया जाए, निषेध कर दिया जाए, न, नहीं, झूठ, गलत, मत, ये सब क्या है? निषेध बोधक। कारण बोधक में जहाँ पे प्रश्नवाचक लग जाए, क्यों, काहे को, इसलिए, ये सब। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। उदाहरण है आपका कि आदित्य हमेशा सच बोलता है। तो आपको प्रश्न कैसे से करना, आदित्य कैसे बोलता है? तो हमेशा सच बोलता है। ठीक ना, राम अच्छी तरह काम करता, राम कैसे काम करता है? तो आप आंसर दे रहे हैं अच्छी तरह। अमित ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता, अमित कैसे पढ़ाई करता है? ध्यान पूर्वक। तो जो ये सब आंसर आ रहे हैं ना, ये सब क्या है? आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो कैसे आगे बढ़ता है? धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वह फटाफट खाता है, तो कैसे खाता है दोस्तों? फटाफट खाता है। ये आंसर कैसे से आपको प्रश्न कर देना है, आपको रीतिवाचक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी एक टॉपिक समझ लेते हैं कि विशेषण जो होता है और क्रिया विशेषण जो होता है, दोनों में कुछ अंतर होता है या दोनों एक ही है? ठीक है, देखिए, विशेषण क्या करता है ना, क्रिया की विशेषता नहीं बतलाता है, लेकिन क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? क्रिया की। अगर कोई शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता है तो उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे कि लिख दिया गया कि वह अच्छा खेलता है। खेलता है, ठीक है, लेकिन कैसा खेलता है? अच्छा खेलता है। तो यहाँ पे विशेषण निकल के आया ना, अच्छा। तो ये क्या है? किसकी विशेषता बतला रहा है? क्रिया की विशेषता बतला रहा है, इस वजह से ये हो गया क्रिया विशेषण। लेकिन अगर कोई संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतला रहा है दोस्तों ना,
तो उसे कहते हैं विशेषण। जैसे वह अच्छा खिलाड़ी है, तो यहाँ पे खिलाड़ी है दोस्तों एक संज्ञा हो गई, और संज्ञा की विशेषता कौन बतला रहा है? अच्छा बता रहा है, शब्द अच्छा बता रहा है, तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। लेकिन अगर वही सेंटेंस है कि वह अच्छा खेलता है, तो यहाँ पे जो अच्छा है वो खेलता है, यानी क्रिया की विशेषता बतला रहा है। लेकिन अगर लिख दिया गया कि वह अच्छा खिलाड़ी है, तो यहाँ पे जो अच्छा है वो खिलाड़ी की विशेषता बतलाता है। ठीक है, ये तो आंसर क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो अविकारी सेक्शन का जो दूसरा भाग है संबंध बोधक अव्यय, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं। ये आपका अविकारी सेक्शन का दूसरा भाग होगा, संबंध बोधक अव्यय। ठीक, क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं, समझते हैं इसको। देखिए, अगर कोई ऐसा अव्यय शब्द है जिससे संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध लगा हो, तो उसे कहते हैं संबंध बोधक। नाम समझिएगा, संबंध अगर बता रहा है तो उसे कहेंगे संबंध बोधक अव्यय या शब्द कहते हैं। ठीक है, अब अगर बात कर ली जाए कि इसके कितने भेद होते हैं, तो देखिएगा इसके बहुत सारे भेद हैं। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला है कालवाचक। क्या है दोस्तों? कालवाचक। जैसे कालवाचक जो शब्द हैं जो काल समय को बताते हैं और संबंध भी बताते हैं, उनको संबंध बोधक अव्यय में रखेंगे। कालवाचक संबंध बोधक, जैसे पहले, बाद, आगे, पीछे, ये सब क्या है? संबंध बोधक अव्यय। जैसे लिख दिया गया कि राम श्याम के पीछे है, तो यहाँ पे अब संबंध बताया जा रहा है। ठीक ना? चलिए आगे देखिएगा। दूसरा है स्थान वाचक। स्थान वाचक मतलब जो स्थान की पोजीशन बताए, जैसे बाहर है या भीतर है, बीच, ऊपर, नीचे, ये सब स्थान वाचक है। दिशावाचक में कौन कौन? जैसे निकट कर दिया गया, पास, समीप, और, ये सब किस में आते हैं? दिशावाचक हैं। साधनवाचक में कौन आएंगे? निमित्त, द्वारा, जरिए, ये सब क्या है? साधनवाचक में। विरोधवाचक में उल्टे, विरुद्ध, प्रतिकूल, ये सब विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं पेज नंबर, अगले पेज पर समझिएगा और कितने प्रकार हैं। बहुत सारे प्रकार हैं इसके, कुछ हम प्रकार और देखेंगे। व्यतिरेक वाचक किसे कहेंगे? जैसे सिवा हो गया, अलावा, बिना, बगैर, अतिरिक्त, रहित, ये सब जो शब्द हैं ये व्यतिरेक वाचक में आएंगे। उद्देश्यवाचक में जो उद्देश्य की तरफ इशारा करते हैं, जैसे लिए, वास्ते, हेतु, निमित्त, ये उद्देश्यवाचक हो गए। साहचर्यवाचक में कौन आते हैं? जैसे समेत, संग, साथ, सहित, ये साहचर्यवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, विषयवाचक में किसको रखेंगे? विषय, बाबत, लेख, इनको किस में रखेंगे? विषयवाचक में। और संग्रहवाचक में कौन आएंगे दोस्तों? समेत हो गया, भर हो गया, तक हो गया, ये सब किस में आ रहा है? समय संग्रहवाचक में आ रहे हैं। फिर विनिमयवाचक में जहां पर व्यापार संबंधी बातें होंगी, जैसे प्लेट हो गया, बदले हो गया, जगह हो गया, एवज, ये सब जो शब्द हैं वो विनिमयवाचक में आएंगे। ठीक, अब एक और प्रकार समझते हैं कि ये क्या है? सादृश्यतावाचक। सादृश्यता का मतलब समानता से संबंधित, जैसे समान, तरह, भांति, नाई, ये सब क्या है? सादृश्यतावाचक है। तुलनावाचक में जहां पर तुलना कर दी जाए, जैसे अपेक्षा, बनस्पति, आगे, सामने, ये सब क्या है? तुलनावाचक है। एक और वाचक इसका है दोस्तों, कारणवाचक। कारणवाचक, कारणवाचक में कौन आता है? जैसे कारण से, परेशानी और मारे, ये सब जो शब्द हैं ये कारणवाचक में आते हैं। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा कि ये आपसे नहीं पूछेगा कौन से भेद में आते हैं। ठीक है, सिर्फ ये पूछेगा कि संबंध बोधक अव्यय कौन है। तो जो संबंध को बता रहे हैं सेंटेंस में वो संबंध बोधक अव्यय हैं। ज्यादा चीजें आपके समझ पे डिपेंड करती है कि आप कितना सेंटेंस को, क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर देख लेते हैं कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर होता है। ठीक ना? देखिए, जैसे कोई शब्द है, अगर उस शब्द का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ हो रहा है तो वो संबंध बोधक अव्यय होते हैं। लेकिन अगर वही शब्द क्रिया के साथ प्रयोग होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस है कि अंदर आओ या भीतर आओ,
तो यहाँ पे जो अंदर शब्द है वो क्रिया के साथ प्रयोग हुआ है, तो कौन सा हो गया, क्रिया विशेषण। लेकिन दुकान के भीतर आओ तो ये संबंध बता रहा है, दुकान और आओ के बीच संबंध बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया संबंध बोधक अव्यय। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अब इसका जो अगला पार्ट है ना, वो है समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं। चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में। देखिए यहां पर भी चीज वही है, ये भी संबंध से संबंधित थोड़ा मोड़ा, लेकिन ये मिलाएगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों या दो शब्दों को मिलाने वाले अव्यय को हम लोग क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक कहते हैं। और जोड़ने का काम है तो इसे योजक भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, योजक कहते हैं। और इसके तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तीन। समुच्चय बोधक के तीन भेद होते हैं। पहला है आपका संयोजक। संयोजक क्या है, जैसे यो जोड़ने का काम जो कर रहा है उसे क्या कहेंगे, संयोजक। ठीक है, जैसे मैं और राम काम पर जाएंगे। ठीक है, और दूसरा है कि राम और लक्ष्मण तथा सीता ने पंचवटी में विश्राम किया। अब यहां पे समझिए कि इसमें संबंध जोड़ कौन रहा है। देखिए यहां पे जो शब्द है और, ये इन दोनों को जोड़ रहा है, और मैं और राम को जोड़ रहा है। ठीक है, और शब्द है तथा और, ये भी जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संयोजक कहते हैं। अब थोड़ा संयोजक की परिभाषा अपने से आप समझ सकते हैं कि जो अव्यय दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयोजक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर लिखा जाए तो क्या है, और, तथा, एवं, व, ये क्या है, संयोजक होते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं। इसका जो दूसरा भाग है वो है वियोजक, विभाजक या वियोजक दूसरा भाग है। ठीक है, जैसे इसमें समझिएगा दो उदाहरण यहाँ पर भी लिया गया है। विभाजक, करो या मरो, नित्य आराम करो ताकि स्वस्थ रहो। अब यहाँ पे करो या मरो और ये नित्य आराम करो ताकि स्वस्थ रहो। ठीक है, इन दोनों में क्या किया गया है कि जैसे या शब्द लगा है और ताकि शब्द, ये दोनों क्या कर रहे हैं ना कि जोड़ने के अर्थ में तो आए हैं, लेकिन ये भेद प्रकट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भेद अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन जोड़ भी रहे हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, विभाजक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए विभाजक किसे कहते हैं ये समझ लीजिएगा, परिभाषा देख लीजिएगा कि अगर कोई ऐसा अव्यय है, दो या दो से अधिक वस्तुओं में किसी एक का त्याग या ग्रहण बताते हैं, जैसे एक को छोड़ दीजिए या एक को पकड़ लीजिए, ठीक ना, तो वहां पे क्या होता है, विभाजक कहलाते हैं। उनको क्या कहते हैं दोस्तों, विभाजक कहते हैं। जैसे सेंटेंस था ना, करो या मरो, या तो करो या तो मरो, ठीक ना, ये था। अब करो अलग है, मरो अलग है, लेकिन उसको जोड़ दे रहा है एक साथ या, लेकिन या जब लग जा रहा तो ऑप्शन हो गया, या तो आपको करना है या तो मरना। तो दोस्तों करो, मेहनत करो और सफलता लाओ। ठीक है, अब इसमें कौन सा उदाहरण इसका, जैसे कि उदाहरण में आ जाता है किंतु, परंतु, अगर, मगर, ताकि, क्योंकि, इसलिए, तथापि, की, तो, या, ये सब जो शब्द आते हैं ये क्या कहलाते हैं, विभाजक के अंतर्गत आते हैं। इसका जो तीसरा भाग है दोस्तों वो है विकल्प सूचक। क्या है, विकल्प सूचक को समझ लेते हैं कि विकल्प सूचक किसे कहते हैं। थोड़ा इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें विकल्प दिया जाएगा एक को चुनने का, ठीक ना, विकल्प किया जाएगा, ठीक ना। जैसे कि अगर कह दिया गया तुम आना या मैं आऊंगा, जैसे मान लीजिए कि आप अपने दोस्त से कहते हैं या तो तुम मेरे घर आ जाओ या मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन हो गया ना, कोई एक आएगा, तो इसे कहते हैं विकल्प सूचक। तुम पैसे का प्रबंध कर लो अन्यथा मुझे कुछ और करना पड़ेगा। यहाँ पे विकल्प है कि या तो तुम पैसे का प्रबंध कर लो या मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो दोनों शब्द हैं या और अन्यथा, या और अन्यथा जो दोनों शब्द हैं ये क्या कर रहे हैं कि विकल्प का बोध कराते हैं, अतः इन्हें क्या कहेंगे, विकल्प सूचक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अब विकल्प सूचक की जरा परिभाषा समझ लेते हैं कि ऐसे अव्यय जो विकल्प का बोध कराते हैं, देखिए जो नाम है वही इसकी परिभाषा बन के जा रही है। जो विकल्प का बोध कराएंगे उसे हम क्या कहेंगे, विकल्प सूचक। जैसे कि ऑप्शन या, अन्यथा, अथवा, न कि, या इत्यादि, ये सब क्या है, विकल्प सूचक में आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा।
अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे अगला हम लोग पढ़ लेंगे विस्मयादिबोधक अव्यय, जो अविकारी का सबसे लास्ट वाला हिस्सा है, विस्मयादिबोधक अव्यय। ठीक ना, समझते हैं। देखिए ये तो बहुत आसान है, इसको आप देखते हुए भी कर सकते हैं। तुरंत आंसर इसका आता है कि जिन शब्दों में हर्ष, खुशी, शोक, विस्मय, आश्चर्य, ग्लानि, घृणा, लज्जा आदि भाव प्रकट हो रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें द्योतक शब्द भी कहते हैं, ठीक ना, इन्हें द्योतक शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इनके भेद की बात कर ली जाए तो इनके भेद भी कई हैं दोस्तों, बस उस हिसाब भाव के आधार पर इनके भेद होते हैं, जैसा भाव वैसा भेद। जैसे हर्षबोधक यानी खुशी का प्रभाव दिखाने वाले कौन? जैसे आहा, धन्य, वाह वाह, ओह, वाह, शाबाश, ये सब जो शब्द हैं ये हर्षबोधक यानी खुशी का आपका प्रभाव दिखाएंगे। शोक बोधक कौन से? आह, हाय, हाय, ये सब जो शब्द हैं ये क्या है? शोक बोधक में आते हैं। इसी तरह से जैसे और है शोक बोधक में, मान लीजिए हाय, त्राही, त्राही, बाप रे, ये सब शोक बोधक है। साथ ही साथ विस्मयादि बोधक आश्चर्य वाली बात कौन सी है? ए, ओहो, अरे वाह, ये सब जो शब्द हैं ये क्या है? विस्मयादि बोधक में आते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसी तरह से कुछ इसके और जैसे तिरस्कार बोधक हैं, नफरत वाले, घृणा वाली जो बात होती है, तिरस्कार बोधक जो है वो क्या है? जैसे कह देगा छी, हट, धिक, धत, छी छी, ये सब क्या है? तिरस्कार बोधक में आते हैं। स्वीकृति बोधक में जहाँ पर सहमति जताई जाती है उसे स्वीकृति बोधक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है, जी हाँ, बहुत अच्छा, ये सब क्या? स्वीकृति बोधक है। संबोधन बोधक में क्या हुआ? जैसे जो संबोधन की तरफ इशारा करते हैं, जैसे रे, री, अरे, अरी, ओ, अजी, हेलो, ये सब क्या? हेलो, संबोधन बोध। आप किसी को बुलाते हैं ना कॉल पे हेलो, तो वो क्या है? संबोधन आप दे रहे हैं। ठीक ना। आशीर्वाद बोधक जैसे कि हो गया दीर्घायु हो, जीते रहो, और ये सब क्या है? आशीर्वाद बोधक है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। तो समझिएगा, एक जरूरी सूचना फिर से आपको देनी है। क्या है ये? कि ये यूपी टेट और सुपर टेट, इसके लिए ये फ्री क्लास चलाई जाएगी, कंप्लीट फ्री क्लास चलाई जाएगी। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए। और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट कि आप लर्निंग विथ राहुल टेलीग्राम में जाकर के सर्च करिए, लर्निंग विथ राहुल टेलीग्राम में सर्च करने के बाद इस चैनल से आप जुड़ जाइए, ताकि आपको PDF वगैरह सब कुछ मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे, अगले वीडियो में हम लोग और पढ़ेंगे, जैसे वचन हुआ, लिंग हुआ, कारक हुआ, हिंदी व्याकरण के संपूर्ण पोर्शन को कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।